अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग सब्सटेंस। सही है। सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्यों हम इसे परफॉर्म करते हैं, क्या वजह आ गई कि हम क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंस का। When we perform the clinical trial, कब हम इसे परफॉर्म करेंगे और पर्पज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ये हमारे पास मेन सवाल है। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास क्या है, एक रिसर्च स्टडी होती है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी ड्रग की सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस, किसी भी न्यू मेडिकल सब्सटेंस की सेफ्टी देखेंगे और इफ़ेक्टिवनेस देखेंगे, प्रोसीजर और इंटरवेंशन देखेंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। सही है। वो हमारे पास कोई भी मेडिकल ड्रग हो सकती है, कोई मेडिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है, या कोई इंटरवेंशन हो सकती है जो कि हम ह्यूमंस के अंदर करते हैं, जो कि हमारे पास हेल्प करेगी और डिटरमाइन करेगी इफ़ दे आर सेफ, इफ़ेक्टिव एंड पोटेंशियली बेटर देन द एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट। सही है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक हमारे पास रिसर्च स्टडी होती है जो कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हो सकती है, किसी भी क्लिनिकल प्रोसीजर के ऊपर या इंटरवेंशन के ऊपर जो हम ह्यूमंस के अंदर करते हैं उसके ऊपर हो सकती है, जो कि हमारे पास ये डिटरमाइन करती है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट या एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उससे वो क्या होगी, बेहतर होगी। सही है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस कितनी होती हैं। क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास मोस्टली 4 फेजेस पे होता है। 4 फेजेस के बाद एक और फेज़ आती है फेज़ 5, जिसे हम फार्माकोविजिलेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। सही है। अब हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 जो है ये हमारे पास फोकस करता है किसके ऊपर, सेफ्टी और डोजेज के ऊपर। फेज़ 2 जो है ये हमारे पास इवेल्युएट करता है कि आइदर कोई इफ़ेक्टिवनेस या कोई साइड इफ़ेक्ट तो उस क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे में नहीं हो रहा। फेज़ 3 हमारे पास कंफर्म करेगी उस ड्रग या उस सब्सटेंस की एफिकेसी को और कंपेयर करेंगे हम उसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ। सही है। फेज़ 4 हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट आफ्टर अप्रूवल। फेज़ 3 के अंदर ड्रग अप्रूव होगी, फेज़ 4 के अंदर हम मॉनिटर करेंगे कि क्या इससे कोई रिलेटेड कोई इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट तो इस क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे में नहीं हो रहे। सही है। नेक्स्ट हमारे पास फेजेस आ गया। फेजेस जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, फेज़ 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेफ्टी होती है, जिसके अंदर फेज़ 1 ट्रायल इंक्लूड द सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन, एफिकेसी और मैकेनिज्म। सही है। फेज़ 1 हमारे पास क्या करेगा, फोकस करेगा सेफ्टी और डोजेज वगैरह के ऊपर। फेज़ 2 हमारे पास एफिकेसी या इफेक्टिवनेस चेक करेगा। फेज़ 3 हमारे पास क्या करेगा, जनरेटिंग इनफ डेटा टू मूव टू द रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ न्यू थेरेपीज। फेज़ 3 के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो कोई भी ड्रग रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए मानी जाएगी। सही है। फेज़ 4 के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पॉपुलेशन के अंदर उस ड्रग को रन करवाएंगे या उस सब्सटेंस को रन करवाएंगे और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट या साइड इफेक्ट को हम उसे डिस्कस करेंगे। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग डिस्कवरी। जब भी हम कोई ड्रग की डिस्कवरी करते हैं उसके अंदर हमारे पास 4 फेजेस आती हैं। ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, क्लिनिकल स्टडी करते हैं और रिव्यू करते हैं और अप्रूवल करते हैं। सही है। ये टोटल मिला के हमारे पास 12 to 15 ईयर लगती हैं किसी भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी के अंदर। सही है। 12 to 15। अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है कि ड्रग डिस्कवरी के अंदर कितने ईयर लगते हैं, पहले तो 12, अगर 12 ऑप्शन नहीं है तो 15 ऑप्शन है, तो 15 ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही बना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्लिनिकल फेज़। क्लिनिकल फेज़ इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा प्री क्लिनिकल फेज़। प्री क्लिनिकल फेज़ के अंदर हम एनिमल्स को एज अ यूनिट के तौर पर सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास प्री टेस्टिंग होती है। प्री क्लिनिकल का मतलब क्या है, प्री टेस्टिंग, पहले एनिमल पे स्टडी करेंगे। सही है। फिर आता है क्लिनिकल फेजेस। सबसे पहले फेज़ 0 जिसके अंदर हम हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स लेंगे और उसके अंदर हम माइक्रो डोजिंग करते हैं। सही है। फेज़ 1 के अंदर हम क्या करेंगे, हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स लेंगे, लेकिन इसका पर्पज़ क्या होगा, सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल, यानी उसको हम इतनी डोज नहीं देंगे कि टॉक्सिसिटी कॉज हो। सही है। सेफ और नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल हमारा इसका मकसद होगा। इसका अंदर हम मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज देते हैं ड्रग की, इज़ गिवन टू एन इवेल्युएट इन दिस फेज। सही है।
जितनी टॉलरेट कर सकता है एक बंदा उतनी डोज हम देंगे और उसके इफेक्ट को नोट करेंगे। फेज़ 2 के अंदर हम पेशेंट्स को लेते हैं और इसका पर्पज़ क्या होता है हमारे पास ड्रग की एफिकेसी को चेक करना। सही है। मैक्सिमम ड्रग फेलियर जो होता है वो रिपोर्ट होता है कौन सी फेज़ के अंदर, फेज़ 2 के अंदर। सही है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिकेसी हमारे पास इतनी अप्रूव नहीं होती, तो हमारे पास ड्रग क्या होता है, फेलियर की तरफ जाता है। फेज़ 3 के अंदर हमारे पास क्या आता है, पेशेंट आता है। इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं प्री एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ। अगर इसका कंपैरिजन प्री एग्जिस्टिंग ड्रग के मुकाबले में अच्छा है तो ये हमारे पास क्या होगी, लॉन्च हो जाएगी मार्केट के अंदर आफ्टर फेज़ 3 के बाद। फेज़ 4 के अंदर हम पेशेंट्स लेते हैं और लॉन्ग टर्म और रेयर साइड इफेक्ट को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं फेज़ 4 के अंदर। सही है। ये लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ ट्रायल होगा और इसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं। अब पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या होता है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम इसे डिस्कस करेंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हमारे पास इन विट्रो और इन विवो स्टडी की जाती है। इन विट्रो के अंदर हम बेसिक रिसर्च से स्टडी करते हैं कि पिछली मरतबा क्या हो चुका है, और इन विवो के अंदर हम एनिमल मॉडल्स के ऊपर ड्रग दे के उसकी फर्दर हम उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फर्दर उसके रिजल्ट्स देखते हैं। सही है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस के अंदर हमारे पास फेज़ 1 के अंदर हम 20 to 80 पार्टिसिपेंट्स को कंसीडर करते हैं। सही है। फेज़ 2 के अंदर हम 100 to 300 पार्टिसिपेंट्स लेते हैं। फेज़ 3 के अंदर हम 1000 to 3000 पार्टिसिपेंट्स लेंगे। फिर हम क्या देखते हैं, अगर ड्रग हमारे पास लॉन्च हो चुकी है फिर हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे उसकी सेफ्टी को और उसकी इफेक्टिवनेस को। और फिर फेज़ 4 हमारे पास आएगी जिसके अंदर हम फार्माकोविजिलेंस देखते हैं और वो 1000+ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्या होगी, कंसिस्ट होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिज़ाइनिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सही है कि अगर हमने कोई क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसे हम कैसे प्लान करते हैं। सही है। क्लिनिकल ट्रायल जो है ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, मेटिकुलस प्लानिंग टू इंश्योर वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट। सही है। रिलायबल रिजल्ट के लिए जो जो चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी है वो क्या है कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन, उसका पता होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट ट्रायल डिज़ाइन को। सही है। क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं, उसमें से कोई उस सैंपल के लिहाज से हम क्या करेंगे या उस क्वेश्चन के लिहाज से क्या करेंगे, डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे सैंपल साइज़ को, इस्टेब्लिश करेंगे एथिकल गाइडलाइन को, और फिर हम क्या करेंगे, अपना स्टेप परफॉर्म करेंगे। सही है। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मुलेटिंग अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन। ट्रायल का पर्पस हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया गया है वो हमारे पास क्या हो, डिफाइंड हो, क्लियरली डिफाइंड हो, इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपेरेटर और आउटकम टू बी मेजर्ड। इसके अंदर PICO जो है वो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे पास टोटल हो, यानी जो सैंपल के क्वेश्चन है उसके लिहाज से हो। उसके अंदर हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई कंपेरेटर रख रहे हैं, या उसका जो आउटकम आ रहा है वो हमारे पास क्या हो, क्लियर हो। चूज़ करेंगे एप्रोप्रिएट ट्रायल डिज़ाइन को। एप्रोप्रिएट ट्रायल डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं जो कि हमारे पास, जैसे कि पैरेलल हो गया, क्रॉसओवर हो गया, फैक्टोरियल या सूटेबल, आर सूटेबल फॉर वेरियस रिसर्च क्वेश्चन, एंड चॉइस शुड बी बेस्ड ऑन द स्टडी ऑब्जेक्टिव। स्टडी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम क्या करते हैं, ट्रायल डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। इधर ये हमारे पास पैरेलल डिज़ाइन है, यानी जो हमारे पास कंट्रोल और जो हमारे पास स्टडी वाला ग्रुप है उसको हम पैरेलल रखेंगे, क्रॉस ओवर में ले रहे हैं या फैक्टोरियल बेस ले रहे हैं। सही है। नेक्स्ट आता है रैंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग। रैंडमाइजेशन हमारे पास हेल्प करता है और इंश्योर करता है ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप को आर कंपेरेबल, while blinding single, double and triple minimize bias error, bias mean error in data collection and interpretation। सही है। इसके अंदर रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है उन्हें हम कंपेयर करेंगे और उन्हें ब्लाइंड कर देंगे। जब हम किसी भी ग्रुप को ब्लाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोनों ग्रुप ब्लाइंड हैं, तो इसका जो पता है कि हमारे पास जो ट्रायल लिया जा रहा है इसका पता किसको होगा, जो बंदा ये क्लिनिकल ट्रायल क्या करवा रहा है, परफॉर्म करवा रहा है। इसके अंदर पेशेंट को भी पता नहीं होगा कि ये क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है उसे भी नहीं पता। सिर्फ पता है तो किसको पता है, जो बंदा ये क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवा रहा है। इससे क्या होगा कि डेटा के कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन के अंदर जो एरर के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं।
Sample size determination. The number of participants needed for study should be determined based on the expected effect size, statistical power और significance level. सही है. साइज का नंबर, सैम्पल साइज ये हम किस बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं? स्टैटिस्टिकल पावर और सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर. सही है. इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास? क्लियरली डिफाइनिंग हुज पार्टिसिपेंट इन द ट्रायल इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट द स्टडी पॉपुलेशन इज रेलिवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन. जो भी पार्टिसिपेंट हमारे पास ट्रायल के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है वो हमारे पास रेलिवेंट होना चाहिए किससे? रिसर्च क्वेश्चन से. फर्स्ट करें कि हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के ऊपर, और हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप या हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास जो पेशेंट आया है वो कौन सा है? कार्डियक पेशेंट है. तो हम उसे उसका पार्ट नहीं बनाएंगे. हमारे पास डायबिटिक पेशेंट के ऊपर स्टडी हो रही है तो ग्रुप के अंदर भी कौन से पेशेंट आएंगे? डायबिटिक पेशेंट आएंगे. हार्ट के पेशेंट या अरिथमिया के पेशेंट नहीं आएंगे. नेक्स्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन. इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ पैरामाउंट. जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी जान बचाना हमारे पास क्या होगा? क्रूशियल होता है. सही है. एथिकल गाइडलाइन फॉलो थ्रू आउट द ट्रायल. एथिकली हमने उन्हें गाइडलाइन को फॉलो करना है थ्रू आउट द ट्रायल. डेटा कलेक्शन और एनालिसिस. आ रोबस्ट प्लान फॉर कलेक्टिंग. एक हम प्लान बनाएंगे जिसकी बेसिस के ऊपर हम कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे डेटा को और इंश्योर करेंगे कि ये हमारे पास क्या वैलिड है या क्या ये हमारे पास रिलायबल रिजल्ट है कि नहीं है. फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. फेजेस क्लिनिकल ट्रायल आर ऑफन कंडक्टेड इन फेजेस विद द फेज 1 फोकसिंग सेफ्टी एंड फोकस करेगा सेफ्टी को. फेज़ 2 हमारे पास इफेक्टिवनेस को. फेज़ 3 हमारे पास कंपेयर करेगा ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड को. सही है. इसके बाद आता है हमारे पास इंटरिम एनालिसिस. इंटरिम एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं. इंटरिम एनालिसिस को कैन बी यूज टू मॉनिटर द ट्रायल्स प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट टू डिज़ाइन इफ़ नेसेसरी. इंटरिम एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रायल की प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या सही प्रोग्रेस हो रही है ट्रायल की या नहीं, और क्या उसके अंदर कोई चीज़ें एडजस्ट करना ही है या नहीं करनी है. सही है. नेक्स्ट आता है एडेप्टिव डिज़ाइन. एडेप्टिव डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं? अलाउ करते हैं मॉडिफिकेशन. किसके अंदर? ट्रायल्स के अंदर. यानी उसको हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे. उसके प्रोटोकॉल्स को हम मॉडिफाई करेंगे और हम स्टडी बेस अक्यूमुलेटिंग डेटा को हम मॉडिफाई करेंगे. पोटेंशियली इम्प्रूविंग द एफिकेसी एंड सक्सेस रेट. क्यों हम मॉडिफाई कर रहे हैं? इसलिए कि हम इम्प्रूव करें एफिशिएंसी को और सक्सेस रेट को. स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं? अ प्रायर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन इज एसेंशियल टू इंश्योर डेटा कलेक्टेड कैन बी एनालाइज इन अ वे दैट अलाउ फॉर वैलिड स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन. अगर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन नहीं होगा तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होगा. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होगा तो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन हमारे पास नहीं होगा. टाइप्स ऑफ सीटी ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे.